Dear students, we are studying a new topic that's called moving coil galvanometer। अर्थात हमारा जो टॉपिक है वो आज है चल कुंडली धारा मापी। मैंने आपको चल कुंडली धारा मापी। अब आप देखिए इसका उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। तो इसका जो उपयोग है वो है किसी धारा को विद्युत धारा को प्रेक्षित करने के लिए। प्रेक्षित माने नापने के लिए या पता लगाने के लिए। विद्युत धारा के प्रेक्षण में विद्युत धारा के प्रेक्षण माने मेजरमेंट में प्रेक्षण में उपयोग इसका होता है। और इसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल, ये हर डिवाइस किसी न किसी प्रिंसिपल पर जो है वो काम करती है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत इससे ठीक जो टॉपिक हमने पहले पढ़ा है वो क्या था, याद है आपको? कि अगर कोई कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना रही है कोई कुंडली। और उसमें अगर हम कुंडली में धारा प्रवाहित करें, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी कुंडली है, अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करें, कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखी है कि कुंडली का जो एरिया वेक्टर है, तो उसके कुंडली के जो पृष्ठ का एरिया वेक्टर है, कुंडली का जो प्लेन है, तल है, उसका जो एरिया वेक्टर है क्षेत्रफल सदिश, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है तो इस प्रकार की कुंडली है। और एक समान अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो इस पर एक टॉर्क लगता है। ये जो कुंडली है ऐसे घूम सकती है, जिसका जो टॉर्क है वो NIAB साइन थीटा। इस प्रकार से हमने इसको पहले निकाल चुके हैं। और यहाँ पर n का क्या मीनिंग है, I का क्या मीनिंग है, इसको पहले स्पष्ट किया जा चुका है। n जो है इसमें फेरे हैं, a क्षेत्रफल है कुंडली का, b चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा a और b के बीच का एंगल है, और I इसमें बहने वाली धारा है। अब इसमें देखिए आप कि जो टॉर्क है n तो कांस्टेंट है, I भी n कांस्टेंट है, एरिया कुंडली का कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट है। तो अब देखिए I के टॉर्क जो है किस पर निर्भर कर रहा है, I और साइन थीटा पर। इसका माने अगर हम कुंडली में ज़्यादा धारा बहाएंगे और कुंडली थीटा कोण पर रखी है तो उसमें टॉर्क ज़्यादा लगेगा। और अगर कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र से एंगल ऐसा है कि थीटा का 90 है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो कुंडली में तब सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। जैसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का x की ओर है और कुंडली ठीक ऐसे सामने को है, ऐसे ये x है और ये एरिया वेक्टर है। अगर इनके ऐसे रखिए कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ऐसे है। तो इस अवस्था में कुंडली पर सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा। और ये खास बात इसमें नोट करने की है। अगर हम एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर उत्पन्न कर दें कि हर समय कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित रहे।
अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का जो एरिया वेक्टर है इसके बीच में 90 अंश का कोण रहे। ऐसी व्यवस्था अगर हम कर दें तो उस अवस्था में साइन हमेशा थीटा हमेशा 90 होगा तो साइन 91 होगा, इसलिए ये भी गायब हो जाएगा और टॉर्क हमेशा आई के समानुपाती रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था इस चल कुंडली धारा मापी में की जाती है। वो कैसे की जाती है इसको आप समझिए। क्वेश्चन है कि तो अब ये जो मैंने आपको बातें बताई इसी पर कुंडली का सिद्धांत है। इसका माने अगर कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है तो उस कुंडली पर जो और उसमें धारा बहा दें तो उसमें एक बलाघूर्ण लगेगा जो कुंडली को घुमाने की प्रवृत्ति रखेगा। और ये बलाघूर्ण किस अवस्था में ज़्यादा लगेगा किस अवस्था में कम लगेगा ये मैंने आपको बता दिया है। अगर कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कुंडली का जो तल है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में है, कुंडली का तल अगर चुंबकीय क्षेत्र में ही है तो बलाघूर्ण सबसे ज़्यादा लगेगा। और अगर कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तब थीटा शून्य हो जाएगा तो बलाघूर्ण शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुंडली का जो तल है कुंडली में जो बलाघूर्ण लगता है वो न केवल आई के बल्कि साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है। पर अगर हम ऐसी व्यवस्था कर दें किसी जगह पर कि थीटा हमेशा 90 रहे तो इस अवस्था में जो बलाघूर्ण है वो सीधे आई के समानुपाती हो जाता है। यही व्यवस्था इसमें हमें करनी है। तो सिद्धांत में हम यही लिख सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि यदि कोई कुंडली कोई लूप कोई कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तब उसमें धारा बहाने पर एक बलाघूर्ण अर्थात टॉर्क कार्य करने लगता है और वह कुंडली को घुमाने लगता है। इसका माने अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कुंडली अचानक घूमने लगे तो इसका माने निश्चित रूप से उसमें कोई करंट बह रही है। इसी से हम पता लगा लेंगे कि कुंडली में धारा बह रही, तो धारा प्रेक्षण का काम इससे हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये सारी व्यवस्थाएं जो मैंने अभी कहा कि किस प्रकार से इसमें बनाई जाती है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए हमने दो ऐसे बेलनाकार कटे हुए इस प्रकार से ऐसे दो चुंबक के शक्तिशाली चुंबक हमने ले लिए इस प्रकार से। ये इसमें बेलनाकार सिलेंड्रिकल कट है ताकि कोई कुंडली इसके बीच में घूम सके। ऐसे इस प्रकार से ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें नॉर्थ से साउथ को होता है। ये मैग्नेट के दो बेलनाकार जो है वो ये बेलनाकार कटे हुए दो पीस हैं इस प्रकार से। अब हमने इसमें क्या किया, ये किस चीज़ के बने होंगे, ये जो चुंबक है, चुंबक किसका होता है आगे हम पढ़ेंगे जब हम चुंबक
जो चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, ये मैग्नेटाइट के टुकड़े हैं जो नेचुरल या मैग्नेटाइट हो सकता है, क्योंकि जिसको हम चुंबक मैग्नेटाइट को हम Fe3O4 कहते हैं, और इसको एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, नेचुरल चुंबक है। तो ऐसे चुंबक के इस प्रकार के हमने पीस काट के सिलेंड्रिकल हैं, ताकि इसके बीच में कोई कुंडली घूम सके, ऐसी हमने इसमें व्यवस्था कर रखी है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर लिया जाता है जो इसके बीच में लटकाया जाता है किसी तरीके से, और ये जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है इसकी इस प्रकार इसमें घूमता है कि इसकी अक्ष, सिलेंडर की जो अक्ष है वो जो कटआउट है इसकी अक्ष से, क्योंकि कट जो है वो भी बेलनाकार है और ये जो सिलेंडर है ये भी बेलन है, तो ये इसके बीच में ऐसे घूम सकता है। ये जो है बीच में जो हमने रखा है ये है सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। अब सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर क्यों लिया गया है इसमें, ये है इस सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर बच्चों कॉइल लपेटी जाती है, वो कॉइल जिसमें हम करंट बहाएंगे। तो कॉइल ये तार आया, और कॉइल किस चीज़ की होगी, एक कॉइल तो कोई तार विद्युत जिसमें बह सकती है ऐसा तार है, लेकिन इसके बाहर से इंसुलेशन चला रहता है ताकि छुए ना, किसी को करंट ना मारे। तो इस ढंग से इसको इसके ऊपर ऐसे कुंडली को ऐसे करके यहाँ से आएगी, ऐसे करके ऐसे इसमें एक कुंडली इस प्रकार से इस बेलन के ऊपर ऐसे बहुत एक फेरे वाली कुंडली इसके ऊपर इस प्रकार से लपेटी जाती है। और ये कुंडली जो है निचले सिरे में जो ये कुंडली है ये स्प्रिंग की सहायता से इसको सपोर्टेड रहती, ताकि ये बिल्कुल इसी अक्ष के समांतर ये घूमे। ऐसे अगर ये घूम रही है तो बिल्कुल ऐसे ही घूमे, इसके लिए नीचे से भी इसको एक स्प्रिंग का सपोर्ट रहता है। और एक असल में जो ये तार है जो इसमें लपेटा हुआ है वो इस स्प्रिंग से जुड़ा रहता है। करंट इस प्रकार से अगर आएगी तो कई फेरे इसमें बहने के बाद करंट ऐसे और इस स्प्रिंग से होके बाहर को ऐसे करके निकल जाएगा। और आने के लिए हम यहाँ पे एक रास्ता बना देते हैं। यहाँ पर ये वो है, इसको तार को पकड़ने वाला एक होल्डर। तो करंट यहाँ से आई, ऐसे कुंडली से होते हुए यहाँ से ऐसे करके निकल जाती है। यहाँ पर दो स्क्रू, इसमें कनेक्टिंग स्क्रू होते हैं। इस प्रकार से ये पूरा जो डब्बा है ये फाइबर के केस के अंदर या ऐसे ही लटका हुआ है। जैसे ही धारा आएगी, हमने यहाँ से तार से जब जोड़ा तो तार से धारा इसके अंदर आई कुंडली में बहते हुए, और यहाँ से फिर ऐसे करके इस प्रकार से ये जो है हमारा, जैसे ही धारा, क्योंकि ये जो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई है तो ये घूमने लगेगी, और जैसे ही घूमेगी हमको पता लग जाएगा कि कोई धारा इस तार से होके आई। अगर इस तार में कोई धारा नहीं होगी तो इस कुंडली पर किसी प्रकार का बलाघूर्ण नहीं लगेगा। अब आप देखिए, ये हमने सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर और ये जो सिलेंड्रिकली कट जो मैग्नेट के पीसेज लिए हैं, ये क्यों लिए हैं, ये दोनों लेने का हमारा क्या उद्देश्य है। अगर मैं ऊपर से देखूं इसको तो इस प्रकार का सीन ये बनेगा। ये हमारे चुंबकीय ध्रुव है, ये नॉर्थ और ये साउथ है,
और ये हमारा सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है, यही वाला। और ऐसे करके कॉइल इसमें ये लपेटी हुई है। अब देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ, अगर फ्लैट मैग्नेट हो या ऐसे नॉर्थ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनता है नॉर्थ से साउथ को। सॉफ्ट आयरन रखने का ये फायदा है, इसमें सॉफ्ट आयरन रखा कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है सॉफ्ट आयरन की ओर अट्रैक्ट होता है। तो जैसे ही हम ये सिलेंड्रिकली कट इसके बीच में ये बेलन रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। देखिए, यानी कि चुंबक जो है वो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो सीधा इस प्रकार का होता है वो घूम जाता है। असल में ये होता क्या है कि अगर कोई भी आप सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रख देंगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र था ऐसे, मान लें ऐसे था पहले, सॉफ्ट आयरन रख देने से ये चुंबकीय लाइनें जो है इसकी ओर को घूम जाती हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं सॉफ्ट आयरन के अंदर से होकर चली जाएंगी। अगर रास्ते में ऐसे करके हम वो रख दें तो ये जो बल रेखाएं जो यहाँ से सीधे जा रही थी वो सॉफ्ट आयरन रख देने से उसके भीतर से होके इस प्रकार से जाएंगी। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा हो गया, देखिए त्रिज्या के अनुदिश, इसको हम कहते हैं त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अब आप देखिए कुंडली ये है हमारी, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से अलाइंड है, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का तल एक ही है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये चुंबकीय क्षेत्र है और कुंडली का तल भी इसी में है। अब कुंडली अगर घूम के ऐसे हो जाएगी, मान लिया ऐसे घूम जाएगी कुंडली ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी तो कुंडली पे जो लंब है, कुंडली जो एरिया वेक्टर है वो ये है, एरिया वेक्टर ऐसे है और तल और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, तो आप देखिए थीटा 90 हो जाएगा। अगर कुंडली घूम के ऐसे हो जाए तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र 90। यानी कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण बी व ए के बीच का जो कोण है, के मध्य का जो कोण है थीटा जो है हर समय क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा। यानी कि ये जो हमने सिलेंड्रिकली कट जो पीसेज लिए हैं और जो सॉफ्ट आयरन लिया है, इसका उपयोग क्या है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना करना, टू क्रिएट अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इस कारण क्या होगा, अब जब ये करंट इसमें बहेगी तो जो कुंडली में जो बलाघूर्ण लगेगा टाउ, जो कि NIAB साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा साइन 90 होने के कारण ये टर्म पूरी गायब हो जाएगी और टॉर्क जो है NIAB लगेगा। NAB तो कांस्टेंट है, तो टॉर्क किसके समानुपाती हो जाएगा, I के। अर्थात अगर कुंडली में हमने करंट I बहाई है, कुछ टॉर्क लगाया और I को डबल कर देंगे तो टॉर्क भी डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है, और करंट को अगर ट्रिपल कर देंगे तो टॉर्क भी ट्रिपल हो जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस कुंडली में हमने कर दी है। तो अब कुंडली किस किस चीज़ की बनी हुई है ये आपको इसमें दिखना है। तो कुंडली जो है कॉपर के वायर की है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसको सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के पर लपेट करके एक बेलनाकार कटे हुए चुंबकों के भीतर इस प्रकार से रखा है कि कुंडली
समाक्षीय रूप से यानी कि कोएक्सियली जो है वो घूम सके। और और जो लोअर एंड है यानी कि कुंडली का जो निचला सिरा है वो एक स्प्रिंग से सपोर्टेड है ताकि वो इसी अक्ष में घूमे। और कुंडली को एक जो है हमने एक माध्यम से लटकाया हुआ है। जब हम इसमें धारा बहाएंगे तो कुंडली घूमेगी। तो कुंडली कितना घूमी इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर एक मिरर लगा रहता है जिसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण। यहाँ पर एक अवतल दर्पण लगा रहता है। और इस अवतल दर्पण पर कहीं से एक लाइट डाली जाती है ताकि जब ये अवतल दर्पण घूमे तो लाइट का जो स्पॉट है वो एक स्केल पर इधर से उधर मूव करे और इससे हम बता सकें कि कितना घूमा। तो इस प्रकार से इसकी बनावट है। तो बनावट बहुत सिंपल है। इसमें दो बेलनाकार कटे हुए बेलनाकार कटे हुए दो चुंबकों को चित्रानुसार रखा जाता है और इसके बीच में सॉफ्ट आयरन की क्रोड पर एक तांबे के ऐसे तार की कुंडली जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा है, विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी, उसको इस प्रकार से लटका दिया जाता है कि कुंडली कोएक्सियली यानी कि समाक्षीय रूप से घूम सके। निचले एंड पर कुंडली को जो है एक स्प्रिंग की सहायता से प्रदान की जाती है और ऊपर कुंडली को एक सपोर्ट के थ्रू लटकाया जाता है। और इस सपोर्ट का जो कनेक्शन है वो बाहर लगे हुए स्क्रू से है ताकि करंट कुंडली में प्रवाहित की जा सके। और कुंडली का निचला सिरा दूसरे तार से जुड़ा रहता है। ये आपको लिखना है। अगर आप इसमें नहीं भी लिख पाए बनावट, अगर आपने चित्र सही सा बना दिया है तो आप इसी में इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे की कोड, नर्म लोहे की बेलनाकार क्रोड। ये क्या है? विशेष कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ की तांबे के तार की कुंडली, तांबे के तार की कुंडली और ये जो तार है ये इसमें जिससे लटकाई गई ये विशेष प्रकार का तार होता है। इसे कहते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये एकदम गोल नहीं होती है, स्ट्रिप के रूप में होती है, चपटी सी। क्योंकि जब कभी भी धारा बहेगी कुंडली घूमेगी तो ये तार में बार बार ऐंठन आएगी और ऐंठन बार बार आने से आप जानते हैं कोई तार अगर बार बार ऐंठेगा और खुलेगा तो वो टूट सकता है। तो ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है इसकी एबिलिटी है कि बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के जो इलास्टिक फटीग है उसको झेल सकता है। इलास्टिक फटीग क्या होता है? किसी चीज़ को हम बार बार अगर हम घुमाएं और फिर उसको रिवाइंड करें और घुमाएं और रिवाइंड करते रहें तो वो कुछ समय बाद टूट जाता है, जिसे इलास्टिक फटीग कहते हैं। तो इलास्टिक फटीग जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए कम होता है। तो इस प्रकार से इस कुंडली का जो है ये हमारा आप समझ गए होंगे। जैसी धारा बहेगी हुई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में लटकी है, ये फटक से घूमेगी और इस पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा टाउ बराबर NIAB। थीटा इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें थीटा हमेशा 90 रहता है। ये व्यवस्था यहाँ पे की गई। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट किया गया जिससे थीटा हमेशा 90 रहे और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे क्रिएट किया है? बेलनाकार कटे हुए चुंबकीय ध्रुवों के बीच में हमने एक नर्म लोहे की क्रोड पर हमने कुंडली को लपेटा हुआ है, इसके कारण थीटा 90 हुआ। अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है। हाउ डज इट वर्क? कैसे ये काम करती है? जैसे ही इसमें हम धारा बहाते हैं, जैसे ही
कुंडली से धारा बहती है, कुंडली से धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही कुंडली से धारा प्रवाहित होती है, उस पर एक बलाघूर्ण टाउ बराबर NIAB कार्य करने लगता है, जिसे इस बलाघूर्ण को हम क्या कहेंगे, विक्षेपी बलाघूर्ण, जिसे विक्षेपी यानी कि डिफ्लेक्टिंग विक्षेपी बलाघूर्ण कहते हैं। अब इस बलाघूर्ण के कारण क्या होगा, जो ये फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप है इसमें ऐंठन आएगी। और आप जानते हैं जब कोई तार को हम ऐंठते हैं तो ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में चला जाता है। कक्षा 11 का हमने इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है, उसमें ये कौन सी इलास्टिसिटी में आता है, जरा सोच के बताइए। ये जो है एक ऐसी इलास्टिसिटी में आता है जिसे जैसे एक था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आपने पढ़ा होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें तार की लंबाई खींची जाती है, बढ़ाई जाती है। एक था बल्क, जिसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, किसी चीज़ का हम वॉल्यूम कम करें तो वो वस्तु बाहर को धक्का मारती है, उसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। एक आता है जिसे हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता गुणांक। जब हम किसी चीज़ को, जब हम एक वस्तु पर है, उसमें एक सतह नीचे वाली वहीं रहती है, ऊपर वाले को हम धक्का दे दें। देखिए जब भी कोई तार होता है उसमें ऐसे करके छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बना हुआ, जब हम वो एक को घुमाते हैं तो नीचे वाली सतह को वहीं रखते हैं, ऊपर वाले को हम घुमा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मामला है ये आता है टेंजाइल स्ट्रेंथ में, टेंजेंशियल, इसमें हम बलाघूर्ण उत्पन्न करते हैं, वो घुमाते हैं, विकृति उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार का जो वो है, तो उसके कारण इसमें एक क्या होगा, एक प्रत्यास्थता वाला मामला। जब हम इस तार को, जैसी कुंडली घूमेगी, तार ऐंठेगा, तो ये जो तार है वापस अपने स्थान में आने के लिए एक बलाघूर्ण इसके अंदर भी उत्पन्न होगा, जो कि विक्षेपी बलाघूर्ण का विरोध करेगा। विक्षेपी बलाघूर्ण कुंडली को घुमा रहा है। और एक आता है रिस्टोरिंग बलाघूर्ण, इसको हिंदी में कहेंगे प्रत्यानयन बलाघूर्ण। तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण किस में उत्पन्न होगा, फॉस्फोर ब्रोंज की स्थिति में, जो उसको वापस लाना जाएगा। ठीक है, विक्षेपी बलाघूर्ण कहते हैं। कुंडली जब घूमेगी, कुंडली के घूमने से तार में ऐंठन आएगी। कुंडली के घूमने से तार में, ये स्ट्रिप में कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिप कहा है, स्ट्रिप में ऐंठन आएगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आएगी। और फलस्वरूप क्या होगा, फलस्वरूप एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक है, जो कि ये जो बलाघूर्ण है, जो कि ऐंठन के साथ बढ़ता जाएगा, अब देखिए विक्षेपी बलाघूर्ण NIAB तो घुमा रहा है, और जो इसमें प्रत्यानयन बलाघूर्ण जो उत्पन्न हो रहा है घूमने से, ऐंठन से, वो इसको घूमने से रोक रहा है। शुरू में कौन कम होगा, शुरू में NIAB तो ज़्यादा होगा और जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण है वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी
प्रत्यानयन बलागुण बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रत्यानयन बलागुण NIAB के यानी कि विक्षेपी बलागुण के बराबर हो जाएगा और वहीं पर कुंडली साम्य अवस्था में आ जाएगी। हम कहेंगे यहाँ पर कुंडली को रुक जाना चाहिए। तो वो वाली स्थिति की ओर कुंडली बढ़ रही है, घूम रही है और उस ओर को बढ़ रही है। शीघ्र ही वह स्थिति आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे साम्यावस्था कहते हैं, इक्विलिब्रियम, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। और तब विक्षेपी बलागुण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर प्रत्यानयन बलागुण। तो बच्चों ये जो स्थिति है इसको समझना, विक्षेपी बलागुण और प्रत्यानयन बलागुण बराबर हो जाएंगे। चलिए अब इस चित्र को मैं मिटा रहा हूँ और अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल इस चित्र को अब दिमाग में अपने बनाए रखना है, किस प्रकार से हम ये हमारा इसने काम किया। अब देखिए, मान लेते हैं कि जब कुंडली घूमती है तो एंगल घूमेगी कुछ, जैसे कुंडली ऐसे थी, अब धीरे धीरे ये कुछ एंगल घूमेगी। मान लिया अल्फा एंगल टोटली घूमी रुकने से पहले, माना रुकने से पूर्व कुंडली कुल थीटा एंगल घूम जाती है, थीटा कोण घूमती है। यदि प्रत्यानयन बलागुण प्रति एकांक गुणन कोण C है, प्रत्यानयन बलागुण प्रति एकांक गुणन कोण C है, तब इसका माने क्या हुआ, ये जो शब्द लिखा है कि अगर मान लेते हैं कुंडली में जो तार है उसमें जो बलागुण जैसे जैसे वो घूम रही है उसमें ऐंठन के साथ एक प्रत्यानयन बलागुण उत्पन्न हो रहा है। अगर ये प्रत्यानयन बलागुण C के रेट से उत्पन्न हो रहा है तो एक एंगल घूमने पे C, दो एंगल घूमने पे 2C, तीन एंगल घूमने में 3C, थीटा एंगल घूमने में थीटा C। तो साम्यावस्था में क्या होगा, तब साम्यावस्था में NIAB विक्षेपी बलागुण बराबर C थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्रत्यानयन बलागुण प्रति एकांक पृष्ठ C है। तो थीटा कोण पर थीटा की कुंडली थीटा कोण घूमने के बाद रुक गई थी, तो इससे बच्चों थीटा बराबर क्या आ गया, NAB/C गुणा I, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। तो कुंडली का जो घूमना है किसके समानुपाती आ रहा है, I की। और ये जो नियतांक आया है, इस नियतांक को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यानी कि कुंडली का नियतांक, तो इस प्रकार से अगर 1 एम्पियर करंट बहाने में 10 डिग्री कुंडली घूमी तो अगर कुंडली 20 डिग्री घूमती है किसी करंट में तो उसका मतलब वो करंट 2 एम्पियर होगी। अगर कुंडली 30 डिग्री घूमती है तो उसका मतलब वो करंट 3 एम्पियर होगी। इस प्रकार से आपको करंट नापने का एक स्केल मिल जाता है, रेखीय स्केल यही होता है। करंट 1 एम्पियर कोण 10 डिग्री, करंट 2 एम्पियर कोण 20 डिग्री, करंट 3 एम्पियर कोण 30 डिग्री। तो इस प्रकार से
धारा के मापन का रेखीय स्केल प्राप्त हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चल कुंडली में जो धारा को नापने का वो रेखीय स्केल हमें मिलता है। अच्छा, ये कोण कितना कुंडली घूमी इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वो जो हमारा याद है आपको, तो हमने कॉनकेव दर्पण लगाया था। कॉनकेव दर्पण पर हम जो है लाइट की बीम डालते हैं और लाइट का जो गोल गोल स्पॉट जो है वो घूमता है। एक स्केल लगा देते हैं लेबोरेटरी में, एक कमरे में ये सारी व्यवस्था होती है, लटकाई होती है कुंडली, चुंबक ऐसे लगे होते हैं और सामने एक स्केल लगा होता है सामने की साइड, और सामने स्केल में एक लाइट का स्पॉट जो है चलता है। तो लाइट का स्पॉट जो है उससे कितना कुंडली घूमी ये पता लगाया जा सकता है। तो आपने देखा कि कुंडली में जैसे ही धारा बहेगी वैसे ही एनआई भी कुंडली को घुमाएगा, जैसे ही एनआई भी कुंडली को घुमाएगा प्रत्यानयन बलागुण उस पर उसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन शुरू में एनआई भी ज़्यादा होगा, सी थीटा कम होगा क्योंकि शुरू में कुंडली कम घूमी है। लेकिन जैसे जैसे कुंडली में ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, ये सी थीटा बढ़ता है, एक टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कुंडली जैसे ऐसे कुंडली थी, अब ऐसे ऐसे घूमी, मान लिया इतना घूमने के बाद सी थीटा और एनआई भी बराबर हो गए, तो यहाँ कुंडली रुक जाएगी। और इसको हम किससे पढ़ लेंगे? इस स्केल में पढ़ लेंगे कितना घूमी कुंडली। तो इस ढंग से हम जो है कुंडली का उपयोग जो है किस प्रकार से कुंडली धारा माप रही है, इसके एक एक पार्ट में हर पार्ट का क्या उपयोग है। अच्छा, ऊपर आपने देखा कुंडली को हमने एक इससे लटकाया था, ये जो हेड है जिससे लटकाया था, इसके भी बहुत सारे कार्य हैं। मान लिया कुंडली शुरू में हमने ऐसे लगाई थी कुंडली, और जो हमारा जो मिरर था उसमें जो लाइट का स्पॉट है वो सामने 0 एंगल पे है। अब कुंडली घूमी तो 0 से एंगल उसने बताया, लेकिन कुंडली रोज़ क्योंकि घूम रही है तो धीरे धीरे क्या हुआ पता लगा कुंडली स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा टेढ़ी होगी। जब करंट नहीं है तो कुंडली टेढ़ी हो चुकी है, क्योंकि कोई चीज़ बार बार लटकी भी है, घूमा है। जैसे झूला ही है, झूला लटका रहता है तो शुरू में तो सीधा रहता है, घूमते घूमते कुछ दिनों में वो टेढ़ा हो जाता है, तो फिर से झूले को सेट करना पड़ता है। तो इसका जो उपयोग है इस हेड का वो ये भी है कि अगर कुंडली रोज उपयोग होते होते उसके अंदर एक परमानेंट घुमाव आ गया है पहले ही थीटा का, तो आप उसको फिर से सही कर सकें ताकि 0 एरर ना आए, शून्यांक त्रुटि कहते हैं वो ना आए, ये काम इसका है। अच्छा, दूसरी बात, सी जितना कम होगा कुंडली का, ये जो सी है इसको हम जिसको कह रहे हैं घूर्णन प्रत्यानयन बलागुण प्रत्येकांक कोण, ये जितना कम होगा थीटा उतना ज़्यादा होगा। तो इस सी को कम रखने के लिए हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप से लटकाया था। ये जो था फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप से हमने क्यों लटकाया? क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज मेटल जो है ये एक एलॉय है और इसका जो सी है वो कम होता है और इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो बहुत लंबे समय तक भी घूमता घूमता रहेगा तो टूटेगा नहीं। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं हमने इसीलिए। और जिसका ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्ट्रिप होती है, नीचे जो स्प्रिंग होता है वो भी इसी फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही बनाया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, हाउ डज इट फंक्शन, कैसे वर्क करता है और इसमें कौन सा सिद्धांत उपयोग में लाया गया है। और जो सिद्धांत था वो इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसको भी जो है आप जब उसको समझें तो इसका चित्र अपने दिमाग में रखें, जब इसको समझें तो उसका चित्र आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और इससे संबंधित जानकारी दूँगा।